ईरान जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल जायजे पर रसमन आपने हॉर्मुज़ बहाल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा वर्किंग ग्रुप्स का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इब्तदाई फ्रेमवर्क को अमली शक्ल देना है। दूसरी जानिब अमरीका की रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने 48 के मुकाबले 50 वोटों से अलामती करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें सदर ट्रंप को हिदायत दी गई है कि वो ईरान के खिलाफ जारी जंग रोकें या फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करें। उधर ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि फर्दो, नेतन्स और इस्फहान समेत उन एटमी मराकज़ तक IAEA के मुआयनाकारों की रसाई नहीं दी जाएगी जिन्हें हालिया अमरीकी इसराइली हमलों से नुकसान पहुंचा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, हमारा भाई और अजीज दोस्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बाज़ अनासर अमन अमल को सैबोटाज करना चाहते हैं, साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ और सीडीएस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और अमन के इकदाम पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कौमी असम्बली की फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी आज ऐवान में ज़िमनी ग्रांट्स मंजूरी के लिए पेश होंगे। फाइनेंस बिल के मुताबिक अगम जुलाई से 2000 और 3000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% और 3100 सीसी गाड़ियों पर 92% ड्यूटी आयद होगी। मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स किस्तों में अदा किया जा सकेगा। तनख्वाहदार तबके, जायदाद के लेन देन और सोशल मीडिया आमदन पर नई शरह नाफिज होंगी। नई स्लैब के मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% टैक्स आयद होगा। MQM और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर हुकूमत की यकीन दहानी। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध की गवर्नरशिप MQM को दी जाए क्योंकि कराची के अवाम में एतमाद की बहाली के लिए ये ज़रूरी है। जबकि आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक हुआ। लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा भी वज़ीर आज़म के सामने रखा गया। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची के मसाइल के हल और अवामी एतमाद की बहाली के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सांसना। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी आपके लिए। अगर मौसम अच्छा हो तो सुबह का मज़ा दोबारा हो जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ मौसम कैसा है ये देखना ज़रूरी है। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के लिए बारिश की जो नवीद है वो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हुआ और कई रोज से जारी शदीद गर्मी का जोर भी टूट गया। विद दैट आज सुबह जो लोग ड्राइव कर रहे होंगे कराची में अपने दफातर आने वालों के लिए, उन्होंने बादल तो देखे होंगे। वैसे महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई की है और बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी झीलें फटने के खतरे के पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम की तो सूरत हाल ये है, लेकिन मौसमाती तब्दीलियों के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और यूरोप इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में है। एब्सोल्युटली, एंड विद दैट फ्रांस का और लंदन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फ्रांस की गर्मी इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग की बर्दाश्त से बाहर हो गई है और सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि हुकाम ने दर्जनों इलाकों में रेड अलर्ट भी नाफिज कर दिया है। शदीद गर्मी के बाइस फ्रांस में हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और गर्मी से बचने के लिए दरियाओं और नहरों का रुख भी किया जा रहा है लोगों की जानिब से। एब्सोल्युटली, और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान नहरों, आबी गुजरगाहों में नहाते हुए दर्जनों अफराद जान से हाथ भी धो बैठे। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और बरतानिया समेत कई ममालिक में गर्मी ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर रखी हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में यह सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। तब्दीलियों, जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं उसकी तो मामलात अपनी जगह, लेकिन एक और गर्म माहौल खेल के मैदान में भी चल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त जारी हैं। और वो तमाम तर अफराद जो कह रहे थे कि बूढ़ा हो गया, सऊदी लीग में खेलता है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो कल उनको जवाब एक नहीं 2-2 मरतबा मिला। तीसरी बार भी मिल सकता था इन 90+5, लेकिन हल्का सा मिस हो गया। इट वुड हैव बीन अ ड्रीम स्टार्ट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द वर्ल्ड कप। ह्यूस्टन में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 0 के मुकाबले में 5 गोल से रौंद डाला। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल्स कल स्कोर किए
एंड एज फैसल सेड कि तीसरा गोल होते होते रह गया। ह्यूस्टन में इंग्लैंड और गाना के दरमियान सख्त मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। सो दैट वाज वन अदर मैच दैट एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट, बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट किस तरह से पोर्चुगल ने उज़्बेकिस्तान को हराया। एब्सोल्युटली। इंग्लिश टीम ने वैसे कई मौके जो है उन्होंने बनाए तो, लेकिन नहीं हो सके, और घाना ने शानदार दिफाई खेल पेश किया। इट वाज वेरी वेल डन। खैर, देयर इज अ मैच वे इस वक्त भी जारी है। क्रोएशिया ने और किसने, लुका मॉड्रिच ने गोल किया। तो चलिए हम आगे चल के फीफा पे मजीद बात करेंगे। नाउ मूविंग टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज कल का एक बहुत ही अहम दौरा, और इतना ये अहम दौरा था कि पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही थी। एंड इट वाज ईरानियन सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो कि आए और पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, और बहुत ही ज़बरदस्त ये दौरा रहा है। जो मनाजिर थे वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे सादिया। एब्सोल्युटली। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने, वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी हुई। जिस दौर का शानदार शाम में वेलकम दिया गया मसूद पेज़ेश्कियान और उनके पूरे डेलीगेशन को, वो वाकई मिसाली था। और एक दफ़ा फिर से ये मोहर सब्त हो गई कि पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर अब मजबूत हो गए हैं। और कल ख़ुद मसूद पेज़ेश्कियान जब रवाना भी हो रहे थे तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम भाई हैं। सो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट से ये दौरा इसलिए भी ना सिर्फ खित्ते की जो सूरत हाल बेहतर हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफारती लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पूरी वॉर को रुकवाने में अपना रोल अदा किया, लेकिन जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो मज़ीद उस्तवार हो गए हैं। इस सारे पर्सपेक्टिव में, इसको वाइडर होराइजन में जब देखते हैं तो ये दौरा बहुत ही अहम समझा जा रहा है। ख़ास करके जैसे ही हमने देखा कि एक मैराथन दौर हुआ डायलॉग्स का, और उसके बाद सबसे पहला दौरा मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान के लिए हुआ। ऑल राइट, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड खान साहब, आप साबिक सफ़ीर भी हैं। सही साहब, अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सही साहब, हमने इस पे काफ़ी बात कर ली है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने बायलैटरल टाइज़ ईरान के साथ आगे मज़ीद मजबूत करने, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गेंस और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इसमें फ़ाइनेंशियल गेंस। मैं चाहूँगा इब्तदा के तौर पर कल जब पेज़ेश्कियान साहब आए हैं, उनकी मुलाकात जो रही है वो सिर्फ एक शुक्रिया का दौरा नहीं था। क्या क्या कुछ था उसमें जो लोग नहीं समझे हैं उनको ज़रा समझाएं कि व्हाट वाज हिडन इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन डे विजिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल और सादिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। देखिए, कल जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का जो दौरा था वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उस दौरे ने ना सिर्फ हमें एक पैगाम दिया बल्कि इस पूरे रीजन को और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, और वो ये था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर ईरान ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है इस वक्त, जबकि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड उसके खिलाफ खड़ी हुई है। और जो है क्या कहते हैं, लोग अब गो के रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो जितने कंट्रीज हैं जो कि इजराइल की हामी हैं, वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके से ईरान को काबू में रखा जाए। पाकिस्तान ने पिछले 3-4 महीनों में जितनी बेहतरीन तरीके से सालिसी की है, उन्होंने ये शो किया है कि वो हम जो है एक न्यूट्रल मीडिएटर हो सकते हैं। हमने ना सिर्फ ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया है, बल्कि हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को भी इक्वली लुक आफ्टर किया है। और कई मर्तबा इन पिछले 3-4 महीनों में ये टॉक्स डीरेल हुई, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी और मेहनत और फोकस की वजह से दोबारा ट्रैक पर आते हैं। सो कल का जो विजिट था वो बेसिकली पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि ईरान ने इस MOU से जो कुछ हासिल किया है वो पिछले 47 ईयर्स से वो चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं रही थी, क्योंकि वेस्ट उसके इंटरेस्ट की तरफ ओपन हार्ट नहीं रखता था। सो पाकिस्तान ने अब जो दूसरे हलीफ हैं यानी कि अमेरिका, उसको समझाया कि देखिए, आप अगर इस इलाके में पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये इलाका जो है वो क्या कहते हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट का अमाजगा रहे जैसे कि है, तो आपको जो है क्या कहते हैं ईरान के भी इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। सो
जो है पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को समझाया, और हमें बड़ा कल फख्र होना चाहिए था कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद चलकर आए, खास तौर पे जबकि ये मुहर्रम का महीना है और ऑलरेडी Absolutely. 8 मुहर्रम शुरू हो चुकी है, और हम सबको पता है कि 8, 9, 10 मुहर्रम ईरान में कितनी इंपॉर्टेंट होती पूरी दुनिया में सर। अच्छा, मास्टर साहब ये बता दीजिएगा कि क्या हम इसके ऊपर जो हमारे इसके अलावा गेन्स हैं, ऑब्वियसली हमारे डिप्लोमेटिक गेन्स हैं इसमें, हमने जिस तरह से इस वॉर को हल करवाया है उसमें भी हमारी मीडिएशन का भी एक किरदार है, लेकिन जो अदरवाइज़ पाकिस्तान और ईरान के इंटरेस्ट की चीज़ है वो देरीना मसाइल जिनको हल होना लाजमी था उस पर भी डिस्कशन हुआ है। एज़ पर माई नॉलेज वाटर मैनेजमेंट पर ख़ास करके बात हुई है और इसमें अफ़गानिस्तान का भी जिक्र हुआ है कि किस तरह से, चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान और ईरान की कोई ट्रीटी नहीं है, वाटर ट्रीटी नहीं है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, जहाँ वहाँ पर जो बढ़ता हुआ इंडिया का इन्फ्लुएंस है उस हिसाब से। सो इसमें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जल्दी जल्दी इन मामलात को हल कर लिया जाए और दोनों ममालिक मिल के इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। देखिए सादिया, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना वो तकरीबन 2200 किलोमीटर्स प्लस माइनस लंबा है, जिसमें से 900 ईरान के साथ हैं और तकरीबन 12 से 1300 किलोमीटर्स जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है। अब जबकि पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट बनने का इरादा कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, सो जो उनका इंग्रेस था जो चीजों के लिए या जो उनके लोगों की मूवमेंट थी वो ईस्ट टू वेस्ट थी, यानी कि पाकिस्तान के थ्रू होती थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट की तो उनके पास इंग्रेस की सिर्फ एक जगह रह गई और वो थी थ्रू चाबहार पोर्ट या थ्रू ईरान। अब हम ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्टेबलाइजेशन हो, तो वो ये बड़े आराम से इस चीज को इंश्योर कर सकता है कि जो चाबहार पोर्ट पे जो इंडियन गुड्स आती है, कोई भी गुड्स जो अफगानिस्तान के लिए हैं, उनके अंदर कोई वेपन्स नहीं है, उनके अंदर कोई अम्यूनेशन नहीं है, उनके अंदर, और जो लोग ईरान से अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं वो प्रॉपर बाशिंदे हैं और कोई फेक पासपोर्ट्स या उनके साथ नहीं जा रहे। सो अगर ईरान हमारा साथ दे तो हम बहुत हद तक BLA TTP की फंडिंग को रोक सकते हैं, और ये जो इंडियन इंग्रेस हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं इसको भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। All right. पिछले, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, अगले पिछले 2-3 महीनों में इस चीज का बहुत ज्यादा ईरान को एहसास हुआ है कि उन्होंने इंडिया के करीब जाके बहुत बड़ी गलती की, और अब जबकि आयतुल्ला अली खामनाई की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, तो ये चीज भी सामने आ रही है कि वहां जितने इंडियंस थे जो कि ईरान में काम कर रहे थे वो बेसिकली मोसाड एजेंट्स थे, उनको ईरान ने पकड़ भी लिया है और उनके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब उनको हासिल हो गई है। सो ईरान जो है, इंडिया जो है वो ईरान में जो है वो क्या कहते हैं, दोस्ती या मोहब्बत की वजह से नहीं गया था, बल्कि वो बेसिकली इजराइल के एजेंडे को बढ़ाने गया था। ईरान को ये बात समझ में आ गई है और उनको ये भी समझ में आ गया है कि अगर इस इलाके में और खास तौर पे मुस्लिम दुनिया में उनका कोई जो सही दोस्त है जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ी बहादुरी के साथ दूसरी कंट्रीज को समझाया, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को और अमेरिका को, तो वो पाकिस्तान है। और फ्यूचर में भी अब वो मेरे ख्याल चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुक। ओके, अच्छा सर, हमने पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात पे बात की। नाउ आई वांट टू शिफ्ट माय फोकस। ये जो रोड मैप है, 60 दिन का रोड मैप, और वो क्लॉक शुरू हो गई है और 21 अगस्त 2026 को आई होप कि दुनिया इस रोड मैप को कंप्लीट होते हुए देखे। सर, बिकॉज यू हैव बीन फॉर्मर एम्बेसडर, तो मैं आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो कमेटीज़ बनाई गई हैं, 3 बड़ी कमेटीज़ हैं जिनमें एक फाइनेंशियल कमेटीज़ है। ईरान हमेशा से चाहता था कि बैंकिंग चैनल उनका बहाल हो जाए और वो होने लगा है। देन जो एक रीजनल सिक्योरिटी कमेटी है वो तो अपना काम करेगी ही, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ a liaison formed between Iranian army and
द सेंटकॉम, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं चाहूँगा आप ज़रा बताइए कि ये कमिटीज़ काम किस तरह करती हैं, इनका एम्बिट क्या होता है, इनकी पार क्या होती है, क्या ये सिर्फ तजावीज़ देते हैं या फिर इनमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पार भी होती है? देखिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। ये जितनी बॉडीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका काम होता है गवर्नमेंट को एडवाइस करना। सो मेरा ख्याल है कि इनका भी रोल वही होगा। लेकिन देखिए, जो हमें समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि ये बहुत ट्रिकी इश्यूज हैं। ये जो आपने कहा कि 3 कमेटियां बनी है, टू माय नॉलेज 4 कमेटियां बनी हैं, ठीक है ना। तो और वो एक कमेटी भी बनी है जो ओवरऑल इन 4 जी कमेटीज जी जी की जी जी। फंक्शनिंग और वर्किंग को जी। ओवरलुक करेगी और इंश्योर करेगी कि 60 दिन के अंदर जो है इन मामलात को रिजॉल्व कर लिया जाए। देखिए, जो है ना, अमेरिकन फोर्सेस ने ब्लॉकेट खत्म कर दिया है, लेकिन दे आर स्टिल इन द रीजन। उनको पुल बैक, वापस अमेरिका पुल बैक नहीं किया गया। सो वो रीजन के अंदर मौजूद है। नंबर 2, देखिए, जो अमेरिकन 5th फ्लीट है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में है। इसी तरह जो कतर के अंदर जो सेंट्रल कमांड है, या सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर। अब ये जो है, ये गल्फ के अंदर अमेरिकन प्रेजेंस बहुत डोमिनेंट है। और अगर ईरानियन फोर्सेस भी डिप्लॉयड हैं और अमेरिकन फोर्सेस भी डिप्लॉयड हैं, अगर क्या कहते हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो, एक दूसरे से बातचीत ना हो, तो बहुत चांसेस हैं कि जो लोग चाहते हैं कि इस इलाके में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो, वो कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। और वो जो हमने पिछले 3 महीनों में देखा, फैसल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते रहे, और वो इजराइल ने किए ताकि मुसलमान कंट्रीज आपस में लड़ पड़े, ठीक है ना। सो ये जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटीज होती हैं, या आप हेडक्वार्टर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज होती है, तो आप एक दूसरे से इमीडिएटली बात करके सही सिचुएशन का अंदाजा लगा लें, और फिर डिसीजन तो आपकी गवर्नमेंट ने लेना है कि वो उस वाकये के ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं। सो मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और पाकिस्तान की मेहनत की वजह से ये सारी कमेटीज बन रही हैं। पाकिस्तान अब बजाते खुद इन कमेटीज के अंदर मौजूद है। सो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर चीज जो है एक वो बेहतरीन तरीके से और टाइमली हो जाए। राइट। रूबियो साहब मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं और यूएई, कुवैत, बहरीन से बात करना चाहते हैं, एंड एट दिस पॉइंट वो एक दफ़ा फिर से कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में किसी भी किस्म का टोल या फी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दौरा असल में किस लिए है? क्या ये जो 60 दिन है, इससे बीच जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है यूएस पर इन गल्फ कंट्रीज़ का, उसको मजबूत करने जा रहे हैं, या जो थोड़े बहुत काइंड ऑफ खदशात हैं ईरान के लिए, उनको दूर करने जा रहे हैं? व्हाट इज इट देयर फॉर? देखिए सादिया, ये जिन 3 कंट्रीज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिट कर रहे हैं, वो है यूएई, बहरीन और कुवैत। और यही वो 3 कंट्रीज हैं जो कि जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड माना हुआ है, और वो अब्राहम अकॉर्ड के तहत उनके इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अब पिछले अगर आप 3-4 साल की अगर इजराइल की एक्टिविटीज देखें, तो उन्होंने 5 ममालिक के अंदर से जमीन लेके अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड किए। उन्होंने सीरिया से जमीन ली है, उन्होंने जॉर्डन से जमीन ली है, उन्होंने पैलेस्टाइन से जमीन ली है, उन्होंने गाजा पे कब्जा किया है, और उन्होंने अब लेबनान के कोई 25% उनके सदर्न पार्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। सो जो गल्फ कंट्रीज है ना, उनको अब ये समझ में आ रहा है कि इजराइल के साथ दोस्ती करके आप जो है अपने आप को सेफ एंड सिक्योर नहीं कर सकते। सो जो गल्फ कंट्रीज आर रीथिंकिंग अबाउट कंटिन्यूइंग इन द अब्राहम अकॉर्ड। अब इस जंग में भी अगर आपने वो जो इजरायली यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया है, तो सादिया आपने देखा था, उसमें 92% इजरायलीज थिंक कि ईरान हैज वन द वॉर, ठीक है।
सो जब ईरान इजराइल ये समझता है कि ईरान ये जंग जीत गया है, तो वो डेफिनेटली अगर जो गल्फ कंट्रीज की पॉपुलेशन है वो भी इसी तरह सोच रही है, हुकूमतें भी उसी तरह सोच रही हैं। सो आगे जो गल्फ है उसके अंदर ईरान इज नॉट गोइंग टू बी एनी मोर एन एनिमी टू द गल्फ। ठीक है ना? गल्फ कंट्रीज भी ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छी चाह रही हैं, और ईरान भी चाह रहा है कि उसके गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, ताकि ये पूरा रीजन जो है वो पीस के साथ अपना ट्रेड और बिजनेस कर सके। जबरदस्त। सो ये वो चीजें हैं जो इजरायली इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हैं, और डेफिनेटली क्योंकि अमेरिका जो है उसने इब्राहिम अकॉर्ड कराया था प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले टेन्योर के अंदर। सो नेचुरली वो ये चाहेंगे कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो कायम रहे, Right. और अगर कोई कंट्री निकलने का सोच रही है तो वो ना निकले। Okay. नंबर 2 जो है, अगर ये भी जो है कि गल्फ कंट्रीज का बहुत सारा कॉन्फिडेंस जो है वो अमेरिका से खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स इस शर्त या इस अंडरस्टैंडिंग पे लिए थे कि अमेरिकन कैंप में होने की वजह से उनको एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी पैराडाइम मिलेगा अगेंस्ट द एनिमी, जो कि डिफाइंड था एज ईरान। लेकिन इस जंग ने ये प्रूफ कर दिया है कि अमेरिका भी उनको एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और जिस तरह ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है, और उस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो गल्फ के ऊपर असर हुआ है, उसकी वजह से भी जो अब गल्फ कंट्रीज है ना वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, और वो चाहती हैं कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, तो जो मार्को रूबियो साहब का विजिट है वो बेसिकली इन कंट्रीज को कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं जी, हम मौजूद हैं, आप घबराएं नहीं, और हमारे बेसिस जो है वो इधर मौजूद रहेंगे, और हम आपकी हिफाजत करते रहेंगे। Alright, अब सही ये कहा। फैसला गल्फ कंट्रीज ने करना है Yes. कि क्या वो एक एंटी ईरान अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, Absolutely. या ये फिर अपनी वो गलती नए को वर्ल्ड सीखते ऑर्डर हैं के या लिए नहीं अलाइन करना सीखते। चाहते हैं। Absolutely. आई वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट इसराइल, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए सईद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपसे हम आपकी मजीद तजवीज़ जो है वो लेते रहेंगे। वेल, जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, और हारिट्स जो है वो ये लिखता है कि ट्रंप ने इतनी झड़की लगाई है दोबारा, नेतन्याहू का है ज्यूज आर सिक ऑफ यू। क्या ये एक नया मंजरनामा बन रहा है? आगे आने वाले शोज में मजीद बात करेंगे। अभी ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वाक़यात होते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है और फिर मामला ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि हमारे जहन में नक्श हो जाते हैं, और उनमें से ऐसा एक वाक़या था सानिया गुल प्लाजा। अब इस पर पुलिस ने अपनी तहकीकात तो मुकम्मल की है और ज़िम्मेदारान का तयन किया है, मुकदमे का चालान जमा करवाया गया। अब कहानी ये है कि मामला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये किया कि पुलिस की तफ्तीश को नाकाफ़ी करार दे दिया और चालान एतराज़ात के साथ वापस कर दिया। रिजेक्ट कर दिया गया। सारी सूरत हाल क्या बनी और क्या इसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी खामियां थी, इस पर बात करते हैं। खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। यार, सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरू में तो कुछ नाम आए सामने और कहा गया कि जी इनकी निगलेजेंस है, फिर उस चालान को रिजेक्ट कर दिया गया। चालान को रिजेक्ट क्यों किया गया और कौन कौन से लोग थे इस चालान में शामिल? की बात है जब ये खौफनाक आग जो है वो गुल प्लाजा में लगी, जिसमें तकरीबन 80 के करीब लोगों की जानें गई। इस वाक़े के बाद जो है वो चालान इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो है वो तकरीबन 22 जून को पुलिस की जानिब से एक चालान जमा कराया गया, और इस चालान में जिम्मेदारान जो है वो 5 लोगों को इसमें जिम्मेदार करार दिया गया, और उनका कहना ये रहा पुलिस का कि ये गफलत और लापरवाही के नतीजे की वजह से जो है उनको कुछ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसमें वहाँ गुल प्लाजा की यूनियन के जो सदर थे तनवीर पास्ता, इसी तरह नायब सदर हुज़ैफा अम्मार हैं, जनरल सेक्रेटरी अमीन और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान, और साथ ही नेमतुल्लाह का नाम शामिल किया गया है, जिसकी दुकान के बारे में ये जिक्र किया जा रहा था कि दुकान में जो आग लगी वो नेमतुल्लाह की दुकान में आग लगी थी, जिसने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में लिया। ताहम पुलिस के चालान पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो एतराज़ात लगाए गए, और फिर चालान जो है वो वापस कर दिया गया। तो जो वो नामुकम्मल है। एक एतराज़ जो लगाया गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो ये लगाया गया कि एक तो नाक़िस है ये चालान,
और सबसे अहम बात ये कि पुलिस ने किसी भी आई विटनेस का कोई बयान इसमें शामिल ही नहीं किया। तो मुझे इस हवाले से जानना है कि ये आपको बज़ाहिर खामी लगती है या इसके पीछे नियत का अमल दखल भी है? देखें, जितने भी शहर में फैसल हम देख लें, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी इंक्वायरी ले लें या उनकी तफ्तीश ले लें, उसमें पुलिस की जो गफलत है वही असल वजह सामने आई है कि जो नाकिस तफ्तीश होती है जिसकी वजह से पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाती और जिम्मेदारान को ठहरा दिया जाता है कि जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके सबूत पुलिस के पास नहीं होते। इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने जो चालान वापस किया है, उनका कहना यह है कि तहकीकात जो मुकम्मल हुई, उसमें आप देखें कि अदालती एक कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट ही पुलिस ने शामिल नहीं की। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई थी, उन फुटेजेस को इस तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरह ऐनी शाहिदीन के जो बयानात लिए गए थे, पुलिस ने वो भी जो है वो चालान में जमा नहीं कराए, साथ ही शामिल नहीं किए, जिसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये एतराज़ात लगाए गए और इनको कहा कि मजीद शवाहिद के साथ जो है वो चालान को दोबारा मुकम्मल करके और फिर दोबारा पेश किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कि अमूमन ये कह लें कि इनिशियल स्टेज के मामला थे, जब अदालती कमीशन भी बना था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जो कि सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया पे भी तमाम लोगों ने देखी। तो फिर सवाल यही पैदा होता है ना, थैंक यू सो मच खुरम गुलजार, सवाल ये पैदा होता है कि इतना अबंडेंस ऑफ एविडेंस है, वो एविडेंस क्यों शामिल नहीं किया जाता, रिपोर्ट्स क्यों शामिल नहीं की जाती? क्या वाकई ही लोग लेकर और फिर उनको छुड़ाने के लिए ऐसा किया जाता है या फिर कम अकली है? क्या वजह है इसके पीछे? जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो ताजरों का खुद ही हुआ था, लेकिन बात यह है कि जब निगलेजेंस होती है तो उस निगलेजेंस के ऊपर कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए, कसूरवार को सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आगे चलकर इस तरह के वाक़यात ना हो। इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ गए, पास्ता साहब का भी नाम सामने आ गया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं की है। सो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और इस चालान को रिजेक्ट होने के बाद आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए जी, उम्मन हुकूमत जो भी होती है वो कभी भी अपने आप को किसी भी सानिए का कसूरवार नहीं ठहराती। नहीं, अब इन्होंने एक जुडिशनल इंक्वायरी हमारे मुतालबे पर हुई गुल प्लाजा के लिए, लेकिन गुल प्लाजा में जो इंक्वायरी हुई वो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे आई और आपने भी देखा और हमने भी देखा। अब पुलिस ने जो काम किया वो ये किया कि इनको 4 या 5 आदमियों को उसके अंदर उनकी गफलत बताई गई। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने इदारों से, क्या वो गफलत उधर नहीं थी कि रेस्क्यू के काम में इतनी ताखिर हुई? जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो वो पानी उनका खत्म हो गया, कितने घंटे के बाद वहां रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। वहां मेयर साहब गुम थे, सीएम साहब भी 24 घंटे के बाद आए। ये तमाम मामलात उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में मौजूद हैं कि कहां कहां गफलत हुई। लेकिन हमें अफसोस होता है कि ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ, ताजरों की अपनी जानें भी गई और आज उन्हीं ताजरों को वो ये कसूरवार ठहरा दिया जाता है। हमने पहले दिन से इस सानिए के बाद हमने कहा था इस पे कोई भी इन्वॉल्व हो उसकी फौरी तौर पर एफआईआर हो। हम आज भी उसी मुतालबे पे खड़े हैं। ठीक है, क्या मुझे बताएं कि ये 5 आदमियों को आप कसूरवार ठहराने के बाद हमारे जो इदारे हैं वो बरी जिम्मा है? जावेद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपने खुद तस्करा किया और उसमें अगर बारी बारी चल लें, 2023 की मेयर की रिपोर्ट बिल्डिंग्स के हवाले से उसका जमा ना होना, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस, और अगर प्लाजा को गैर कानूनी तौर पर तोसी दी गई तो इस तमाम तर अरसे में बिल्डिंग कंट्रोल कहाँ थी? तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए था इन 5 लोगों को? ठीक है, अगर पास्ता साहब हो गए या जनरल सेक्रेटरी हो गए, नायब सदर हो गए, उन्होंने गैर कानूनी तोसी करवाई, उन्होंने जंगले लगवाए, जो भी किया आप उनको जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन उसको देखने वाला, उसको ओवरवॉच करने वाला वो इदारे, वो भी तो शामिल तफ्तीश होनी चाहिए, या फिर ये 5 लोग ही सही हैं? देखिए, बात मेरी वाली ही बात की आपने तस्दीक कर दी कि यानी इन 5 लोगों के अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या मेयर कराची बल्दिया का जो अमला है वो कहाँ था, और क्या उन इदारों ने क्या आराम की नींद से सोए हुए थे?
या रिश्वत लेकर इस पे तौसी की गई थी, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बना दिया गया, उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। ये कोई सजा नहीं होती। वो इस ओहदे से हटकर दूसरे ओहदे पे चला जाता है, वही ग्रेड में रहता है, वही सैलरी उसे मिलती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक आम आदमी, ताजिर बिरादरी, जो इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है, आप उसे ही दबा रहे हैं, मार रहे हैं और उनके खिलाफ ही झूठे केसेस दाखिल कर रहे हैं। तो ये मुल्क आप कैसे चलाना चाहते हैं? इन इदारों को हो क्या गया? इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इन इदारों ने कभी आकर तस्लीम किया कि हमसे ये गलती हुई है, हम मानते हैं, उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? और जो पुलिस अफसरान इसमें नेग्लिजेंस कर रहे हैं, अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं या उनसे ये नेग्लिजेंस हो रही है, तो उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब उम्मीद कर सकते हैं कि चालान जो रिजेक्ट हुआ है उसके बाद अगर कुछ इसमें बेहतरी लाई जा सकती है और इसको वाकई किसी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, कैफरे किरदार तक सही लोगों को पहुंचाया जा सकता है, तो पहुंचाया जाए। एक और वाकया जो कल रिपोर्ट हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ, H9 सस्ता बाज़ार, वहाँ पर एक खौफनाक आग लगी, सैकड़ों दुकानें, उनका सामान राख हो गया और चंद ही लम्हों में मेहनत की कमाई शोलों की नज़र हो गई। और रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि आतिशज़दगी से 335 दुकानें मुतासिर हुई हैं, स्टॉल्स जल गए हैं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है इसमें। आग ने बाजार के दीगर सेक्शंस को भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया है। और सूरत हाल अब वहाँ पे क्या है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अवान से भी। हो सकता है आग पे काबू पा लिया गया हो। इब्तदाई तौर पे वजह क्या मालूम हो पाई आग लगने की? क्या तखमीना लगाया गया है? कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अफसोसनाक वाक़या। और अगर H9 बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर आतिशज़दगी तो अब एक तरह से मामूल बन चुकी है। हर साल एक आध दफ़ा इस बाज़ार के अंदर आग ज़रूर लगती है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी जुलाई में यहाँ पर काफ़ी खौफनाक आतिशज़दगी हुई थी, जिसके नतीजे 600 से ज़्यादा स्टॉल्स जल गए थे और 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस वक्त आग पर काबू पाया जा चुका है और H9 बाज़ार, क्योंकि ये बाज़ार बुनियादी तौर पर वीकली बाज़ार है, आज तो बाज़ार बंद है और यहाँ पर जो आग है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है। और अब तक की जो फिगर्स हैं हमारे पास, उसके मुताबिक 380 स्टॉल्स मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए हैं और इसके नतीजे में 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मालियत का दुकानदारों का नुकसान हुआ है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो स्टॉल्स जले हैं, हर साल यहाँ पर ये नुकसान होता है। क्या ये मैंडेटरी किया गया है कि भाई हर स्टॉल वाला अपने साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर रख ले ताकि जैसे ही आग लगे उसको बुझा ली जाए? क्या दीगर, मुझे पता है ये बाज़ार हफ्ते के हफ्ते लगता है, स्टॉल्स होते हैं, पूरा कपड़े का ये स्टॉल, वो जो टेंट्स होते हैं और आग पकड़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, परफ्यूम से लेकर प्लास्टिक से लेकर सो ऑन, वी कैन नेम मैनी। बट हर साल लगने वाली आग के ऊपर कोई तो रखी होगी ना कि भाई आप यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं तो ये 4 चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। देखें ये बाज़ार जो है, अभी हम जहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, आप यहाँ पर जगह जगह मुझे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं कि ये बाज़ार जो है वो CDA मेंटेन करता है और इसे CDA ने बड़े प्राउडली यहाँ पर बोर्ड्स लगा रखे हैं कि ये पाकिस्तान का पहला कैशलेस बाज़ार है। कहने का मकसद ये है कि इस जगह को, इन स्टॉल्स को CDA मेंटेन करती है और CDA का ही काम है कि वो यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो है वो भी इम्प्लीमेंट करवाए। लेकिन आप और मैं, हम सब जानते हैं कि सेफ्टी मेजर से या जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनसे बचने के लिए चोर रास्ते, चोर दरवाजे आप और मैं, यानी कि हम सब पाकिस्तानी, हम खुद मिलकर तलाश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने घरों में, बाज़ारों में, दुकानों में जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए CDA जैसी अथॉरिटीज़ की जानिब से, उनसे किसी न किसी तरीके से बच निकले। तो मजमूई तौर पर यही बिल्कुल ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे और देखते हैं कि ये जो वाक़यात होते हैं, चाहे वो साल पुराना वाक़या हो, कराची का गुल प्लाजा या इस्लामाबाद का H9, हम इससे सीखते भी हैं या नहीं। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विमेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से तो फैसल कंसिस्टेंटली यही बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था और इंग्लैंड को हम हराने के करीब आ गए थे और देखिए हमने कैसा गेम शो किया था। नाउ यू नो हम कैसा गेम शो करते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हराया नहीं था, हमने उनको आउट कर दिया था जल्दी, लेकिन मेरी इस बात का मुझे ही जवाब दे दिया। मेरी ही टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह 113 रन से हारा है पाकिस्तान।
86 रन्स, और जितने कॉमेडी ऑफ एरर्स आप एक मैच में नहीं देखना चाहते, आपको इस मैच में भरपूर मिलेंगे। सैयद मोहम्मद अवेस की जानिब फ़ौरन से चलते हैं। अवेस भाई, बड़ी डिसअपॉइंटिंग एनकाउंटर, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज की कमी हो रही है। कल हमने इस चीज़ का भी तस्करा किया था कि लड़कियां और उनके कोचेस हारने के बाद, तीसरा मैच हारने के बाद और लंच वंच डिनर विनर कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, खाना पीना बंद नहीं होना चाहिए, बट देयर शुड बी अ सेंसिटिविटी, लेकिन इस टीम के साथ सेंसिटिविटी लग नहीं रही है। मेरे भी कुछ दोस्त, क्योंकि मुझे ये कह रहे थे कि जब भी पाकिस्तान टीम हारती है तो हमेशा टीवी पे क्यों बैठा होता है, तो क्या करें, इस मुल्क से प्यार भी है लेकिन हारती ही रहती बात है। करने पे तो क्या करें, हम हारते ही रहते हैं, जो हालात हो चुके हैं। लेकिन वो तो चले, खाने वाली वीडियोस मुझे पता है वो चलती भी आई, ऑब्वियसली वो एक प्राइवेसी चीज़ है, उनके ऊपर मैं नहीं आना चाहूँगा। लेकिन अगर आप रियलिटी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त हमने जिम्बाब्वे से यहाँ पर सीरीज जीती तो एक वावेला मच गया, ट्वीटें करवा दी गई हायर ऑफिशियल से कि पता नहीं हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो उनसे शिकस्त दे दी। ये नहीं पता था कि जिम्बाब्वे की जो वुमेन्स टीम है वो इस वक्त बिल्डिंग फेज के ऊपर है, वो कोई एज सच परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाएंगी, तो हम शायद वो भूल गए थे। वर्ल्ड कप से पहले अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी हुई, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट्स एज सच अच्छे नहीं आए थे। आपका अदर ट्राई नेशन सीरीज हमारी लड़कियां खेलने गई थी, लेकिन जो कल अगर आप ऑस्ट्रेलिया टीम को कंपेयर करते हैं, उनके सेटअप को कंपेयर करें और पाकिस्तान सेटअप को कंपेयर करें, इट्स अ लॉट डिफरेंस। पाकिस्तान ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर इस वक्त जो उनकी 11 रुकनी जो टीम इस वक्त खेल रही थी प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ एक विकेट कीपर को छोड़ के सारी लड़कियां, मूनी से लेकर तो उनकी अगर आप रीना किंग तक की बात करें, वो सारी की सारी ऐसा ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकती हैं कि उनके पास दोनों परफॉर्मेंसेस के पूरे स्कोर लाइन मौजूद हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइड और वो कंसेक्टिवली जीती हुई आ रही है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनके मेंस क्रिकेट से भी बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त चल रहा है। वेरएस पाकिस्तान की बात करें, इशू वही है, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप कप्तानी को लेके भी आपको पता है बहुत से सवालात उठ रहे हैं। फातिमा सना एक नडर आपको प्लेयर नजर आती है, परफॉर्मेंसेज है, सारा कुछ है, लेकिन जब आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब आपकी टीम ये परफॉर्म नहीं कर पा रही, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन को चेंज करना है। आपके पास ईमान फातिमा बाहर बैठी हुई थी, आपके पास डियाना बेग बाहर बैठी हैं, मुझे नहीं पता उनको अभी तक मैच के अंदर क्यों नहीं खिलाया गया। आलिया रियाज की बात करें, उनको कंसिस्टेंटली पाकिस्तान ये जो 4-5 मैचेस हुए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, 12 साल से पाकिस्तान टीम के अंदर उनका जॉब रोल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ये जो पाकिस्तान स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपको पता है एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान मेंस टीम को तो डिस्कस जी। किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दैट शोज कि आप कितना ज्यादा अपना सीरियस हैं वुमेन्स क्रिकेट को लेके। कोई उसके ऊपर बात नहीं हुई, ना किसी ने क्वेश्चन करने की जरूरत की, ना वहां से कोई बात हुई कि हम वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी कोई काम कर रहे हैं। ये वही फिर चीज आ जाती है जो मैं कहता हूँ कि शायद एक डंडा आईसीसी का है कि अगर आपने वुमेन्स क्रिकेट ना चलाई तो आपके मेंस टीम को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो आपने एक सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा है तो बस आप उसको कैरी कर रहे हैं। जो आपकी सूरत हाल है ये अवेश भाई, हम हमारी इतनी मजाल ही नहीं कि हम पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें। अल्लाह तौबा इस्तगफार, ये तो बात ही नहीं है। बात ये है कि यू शो ग्रिट, यू शो सम फाइट। यस, देयर वाज अ बिग टोटल, बट कम ऑन, लेट्स स्टिक टू द विकेट, लेट्स स्टिक टू द क्रीज। 4 डक्स और सिर्फ 3 डबल फिगर्स में दाखिल हुई हैं। इसके अलावा 1, 5, 7 And that double figure is also 32 the max. Obviously. तो अवेश भाई, नाउ द थिंग इज, इशू क्या है? स्किल सेट नहीं है हमारे पास, हमारी लड़कियां एजाइल नहीं है, हमारी लड़कियां उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है, या फिर इनका और कोई मसला है? व्हाट इज द इशू? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब क्योंकि हम भी कुछ टीम्स के साथ काम करते हैं, तो मैं एक टीम के साथ जब काम कर रहा था, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक बात उन्हें की थी कि ये जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन इस सेंस में है, क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर्स हमारे पास कम है, यही लड़के हम कैरी बार बार हम कर रहे हैं, इनके ऑल्टरनेट को लड़का आप इनके सामने खड़ा करें, तगड़ा लड़का, तो इनको भी समझ आया कि मेरी ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है, मैंने उसको बीट करके मैंने पाकिस्तान टीम के अंदर आना है। मसला पूल ऑफ प्लेयर्स की बात आ जाती है। एक डोमेस्टिक का सर्किट होता है, पूरे साल के अंदर एक डोमेस्टिक सीजन है, एक जिसके अंदर आपने वापस जाके कम बैक करना है। एज सच तो पाकिस्तान शाहीन्स, पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स के कोई रेगुलर टूर्स आपको मिलते नहीं है। दूसरा, आप स्किल्स की बात करें, आप मैच अवेयरनेस की बात करें, मुनीबा ने कल बहुत जबरदस्त खेला, वो फ्रीक्वेंटली परफॉर्म भी कर रही है, सारा कुछ है, लेकिन जब आप गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, गुल फिरोजा जिस तरीके से कल रन आउट हुई, आप आयशा जफर की बात करें जिस तरीके से वो कल रन आउट हुई, दैट शोज कि आपके पास जो इतने बड़े मैच का जो स्किल है या सही। मैच अवेयरनेस होती है वो है ही नहीं है। आप शायद माइंड आपका डिस्टर्ब है या आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि करना क्या है। कल 199 स्कोर
उन्होंने किया, और ये बड़ा अच्छा बैटिंग ट्रैक था जिस तरीके से आके रम जावेद एक ने और भी चीज की थोड़ा कमी अच्छा जो सा मुझे सहारा अवैज दिया। भाई फील होती है वो ये कि वी नीड टू टॉक मोर अबाउट वुमेन क्रिकेट। इट्स लाइक वी हम उनको सिर्फ बिगर इवेंट्स पे डिस्कस कर रहे होते हैं एंड दैट काइंड ऑफ रियली डजंट हाईलाइट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम दैट वी डू सी इन वुमेन्स टीम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी डेफिनेट टाइम और हम इस पर ज्यादा बात करना चाहेंगे। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। ब्रेक से पहले हमने क्रिकेट पर तो बात कर ली, अब जरा हॉकी का भी जिक्र कर लें। नतीजा सेम है। हाँ वेल नतीजा सेम है, लेकिन मेरे ख्याल में सहूलतें और फैसिलिटीज ये जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से टीम ऐसा परफॉर्म करी है वो ज़रूर मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह से आई फील सॉरी फॉर द टीम एंड नॉट वांट टू ब्लेम देम फॉर देयर लॉसेस। एनीवेज, लंदन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवायती हॉकी मुकाबला सनसनीखेज ज़रूर रहा है में से, बट नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं आ सका। प्रो हॉकी लीग के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। ऑल्दो के पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया, नदीम अहमद ने ओपनर गोल भी किया, बरतरी हमने ले ली और पहले क्वार्टर में कई भारतीय हमले जो हमारे गोलकीपर अली रजा ने उनको बचाया। बाद के क्वार्टर्स में इन सेकंड एंड थर्ड उसमें फिर भारतीय टीम ने मुसलसल 4 गोल दागे, जिसके बाद आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, 4-3 से मुकाबला हारा। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ये मुसलसल 13वीं शिकस्त है इन द हॉकी प्रो लीग, जो कि हॉकी की इस वक्त सबसे बड़ी लीग मानी जाती है। एक तो चीज़ ये भी हुई, इसके साथ साथ एक और मामला हुआ जब दोनों टीम्स ओपनिंग मैच से पहले जो सेरेमनी होती है सॉर्ट ऑफ, और उसमें तराने होते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान का जो परचम था वो इनकम्प्लीट परचम था, उसको वहाँ पे आवेजा किया गया। और ये एक बहुत ही नेशनल प्राइड की बात होती है, चाहे वो आपका एंथम हो, चाहे वो आपका फ्लैग हो। लेकिन आपको याद होगा सादिया कि इससे पहले क्रिकेट के मुकाबलों में भी नेशनल एंथम्स के साथ छेड़छाड़ की गई उसे बंद कर दिया गया, कभी कुछ और प्ले कर दिया गया। अब इस पे एहतजाज वगैरह तो किया गया है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिग डाउन करें और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स चले जाएं तो आपको मामला सामने नजर आएंगे। इस तमाम मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ फ्लाइंग हॉर्स साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब। समी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लड़कों ने जिस तरह से खेला है, अगर हम इसको एक साइड रख भी दें कि 13वीं मुसलसल शिकस्त है प्रो लीग में, 4-3 से हम हारे हैं, ठीक है, इट्स ओके। हम इसलिए भी समी साहब क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके डेली अलाउंस तक का मामला है। प्रॉब्लम ये भी है कि कप्तान गालिबन शायद नहीं थे, प्रॉब्लम समी साहब ये भी है कि कोच भी गालिबन इनके साथ नहीं थे। अब इस सारे मामले में अगर हमारे लड़के इंडिया जैसी टीम को 4-3 से टक्कर देते हैं, मैं तो खुश हूँ इस मामले में। बिल्कुल, एक तो जैसे पहले आपने इंटरव्यू बताया कि रिजल्ट बड़ा बुरा है और हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाकई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। मुसलसल 3वीं दफा हम हार रहे हैं और प्रो लीग में हमारा ख्याल था कि कुछ ना कुछ करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम गई, ये ऑलमोस्ट सिवाय 4 तब्दीलियों के वही टीम है जो पहले खेलती। जैसे पहले आपने फरमाया कि डेलीज का था, एक्सपोजर का इनका प्रॉब्लम था, फंड्स नहीं थे, तो अभी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन अब्बानी ने, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिल के प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर ये सारे इकदाम उठाए हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। एक तो ये बात होगी और मुझे उम्मीद है कि अभी जो इसके बाद वर्ल्ड कप होगा, जो एशियन गेम्स होगी, तो कुछ रिजल्ट और बेहतर आएंगे। लेकिन मैंने इस्लाह हसन सरदार और मंजूर हसन ने 2 साल का पीरियड दिया हुआ कि 2 साल में हम बेहतर कर लेंगे। अंडर 21 बेहतर हो रही है, अंडर 18 बड़ी बेहतर अभी ब्रोंज मेडल लेके आई, चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनली मुकाबला बड़ा सख्त है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि बेहतरी होगी, थोड़ा टाइम चाहिए और मेरे अपने ख्याल में दिसंबर तक हमारी टीम एक चेंजेस के साथ और बेहतर हो जाएगी। राइट। समी साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई कर सकें और हमें बता सकें कि जब आप लोग 2 साल का एक टारगेट सेट करते हैं कि 2 साल में हमें बहुत बेहतरी नज़र आ जाएगी, आपके क्या माइलस्टोन्स हैं जो आपको लगता है कि वो 2 साल में आप अचीव कर पाएंगे? सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल ग्लिच है लड़कों के लिए और उनके लिए जो मोटिवेशन है कि भाई एक तो उनको उनके पैसे मिल जाएं टाइम पर और ये कि अच्छे पैसे मिले उनको, ताकि उनको एक मोटिवेशन भी रहे ना। तो एक तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा और इसके अलावा जो माइलस्टोन्स हैं उनको 2 सालों में कैसे क्या आपका टारगेट है उसके लिए? बिल्कुल सही पूछा आपने कि
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जितने पैसे चाहिए लें और आप आगे चलें। इसी वजह से आप देखें कि हम प्रो लीग में भी गए, एशिया कप में भी गए, अभी ओमान भी टीम जा रही है, अंडर 21 की टीम जा रही है वहां पर। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा जुलाई में, और उसके बाद सितंबर में एशियन गेम्स है। तो ये सारे फंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ गए। एक तो ये हो गया। फिर हमने ये 2 साल प्रोग्राम ये बनाया है कि अंडर 18 बनाई है, अंडर 21 बनाई है, और उसके बाद ये सीनियर टीम जो खेल रही है वो खेलेगी। फिर इन बिटवीन एक वाइड बनाने का भी इरादा है, मेरे ख्याल में 2 महीने में आप सुनेंगे। अभी जो रिसेंट पास्ट में जो हम थर्ड आए हैं एशिया कप में अंडर 18 में, उसमें से चंद खिलाड़ी, और अंडर 21 जो अभी ओमान जा रही है, इसमें से चंद खिलाड़ी हम सीनियर टीम में लेंगे, जो मुझे उम्मीद है कि एशियन गेम तक हम सीनियर टीम में इंडक्ट कर लेंगे। इस वक्त जो आप खेल देख रही हैं उसमें मेन प्रॉब्लम हो रही है गोलकीपर की। गोलकीपर कैंप लग रहा है, हर जो भी कैंप लग रहा है उसमें 5 गोलकीपर दे रहे हैं, ताकि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो और आगे आए। उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर हैं तो बड़े अच्छे हैं, वुबकर है, नदीम खान है, खुद अब्बास भट्ट हैं, तो इनको फर्दर ट्रेनिंग दी जा रही। तो मैंने जो मैचेस देखे अभी, बेल्जियम से 7-1 से हारे हम, 6-0 से हारे, बिल्कुल ठीक। वो दुनिया की नंबर 1 टीम है और इस प्रो लीग में वो हॉट फेवरेट है। तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी कुछ कुछ बेहतर फाइटिंग की तरफ आ रहे हैं, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने कल देखा। तो ये है फ्यूचर प्लान। मेरे ख्याल में 2 साल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा और बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे सामने आ जाएंगे, बशर्ते कि हुकूमत पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करती रहे। बेसिकली समी साहब, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ने ही हॉकी का ये मामला किया है। अर्ली 2000s तक पाकिस्तान की हॉकी टीम शकील अब्बासी, सुहेल अब्बास तो पहले चले, शकील अब्बासी हो गए और रेहान भट्ट, ये सारे फारिद बशीर थे, बहुत सारे लोग थे। जी। तो मेरा सवाल ये है सर कि मैं आप लोगों के दौर को तो कंपेयर कर ही नहीं रहा, हमारी इतनी हमारी इतनी औकात नहीं है। दैट वाज द गोल्डन एरा। वो क्या मामलात आप समझते हैं अपार्ट फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज कि जिसने हमारी हॉकी को इतना हिट किया है? क्या हम जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ प्ले है उसको सही से अडेप्ट नहीं कर सके? हम कहाँ पीछे रह गए? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेट में भी हमारा यही हाल होता जा रहा है, और मुझे बुरा लगता है जब हम ये कहते हैं हमारा हाल क्रिकेट का भी हॉकी जैसा हो गया। मतलब क्या मतलब इस चीज़ का? हमारा कौमी खेल है तो हम उसको कैसे एक डिसग्रेस के तौर पर कंपेरिजन कर सकते हैं? सो क्या समझते हैं आप, कहाँ हमारी लैकिंग रह गई, कहाँ हम पीछे रह गए? जो आप हमारी इरा की बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि एयर मार्शल नूर खान को देखें, फारूक फिरोज को देखें, AM अजहर को देखें, जो प्रेसिडेंट ऊपर लेवल के थे, फिर ब्रिगेडियर आतिफ को देख लें, उसके साथ ब्रिगेडियर हमीदी हो गए, कर्नल मुदस्सिर हो गए। ये वो लोग थे जो कंट्रीब्यूटर थे, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त डिपार्टमेंटल हॉकी महकमे बड़े सपोर्ट कर रहे थे, टेबल टेनिस को, बैडमिंटन को, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग को। तो हर खिलाड़ी को ये पता था कि अगर मैं पाकिस्तान की टीम में आऊंगा तो मैं किसी न किसी अच्छी जॉब पे लग जाऊंगा। एक वो जो 86 के बाद इन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर इंडक्ट किया शौकत अजीज साहब के बाद, उस पर सारी की सारी जो बैंक्स थे उन्होंने विड्रॉ कर ली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सारी टीमें एबॉलिश कर दी। एक वो नुकसान, क्योंकि उस वक्त कंटिन्यूटी थी, एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहा था। तो फिर जैसे आपने 90s में कहा, तो वो जो बाकियात थी, वो जो इंटरेस्ट था वो भी चल रहा था, जिसमें शहबाज भी आए, खालिद बशीर का नाम लिया, आतिफ बशीर और बहुत सारे, ताहिर जमान भी उसमें शामिल हैं। तो वो एक ग्रुप चला जो 2 साल चला, उसके बाद फिर कोई प्लान नहीं किया। सही। पिछले 20 सालों में हमेशा फंड का प्रॉब्लम रहा और फेडरेशन पे मुख्तलिफ इल्जाम भी लगते रहे। लेकिन इस वक्त जो फेडरेशन है, मैं बताऊं कि हम जो 5-6 आदमी हैं, मोहिउद्दीन वानी जो है प्रेसिडेंट, वो तहिया किए हुए हैं कि सब वॉलंटियर करेंगे। हम सिर्फ एयर टिकट लेते हैं और स्टे लेते हैं, बाकी कोई डेलीज वगैरह नहीं लेने के चक्कर में हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी अपने पाँव पे खड़ी हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। मुझे उम्मीद है कि अभी एक फॉरेन ट्रेनर बाहर से आएगा जो अंडर 18 को भी, 21 को भी, सीनियर को भी ट्रेन करेगा, और उसके साथ साथ हम अंडर 16 भी शुरू करने लगे। अगर इन सबको वो ट्रेन करेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो जाएगी। समी साहब, एक कल जो मैच था उससे पहले एक वाकया पेश आया, एंड यू बीइंग द चीफ सेलेक्टर, आई रियली वांट कि इसके ऊपर कोई जवाब तलबी अगर हुई है तो आपसे हम हासिल कर सकें उस बारे में। कल पाकिस्तान का जो झंडा पेश किया गया मैच से पहले, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। जब हम थोड़ा सा इसको डिग इन करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ऑब्वियसली इसमें एक इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, इसमें स्पॉन्सर्स हैं और मैचेस में भी ये होता है।
बाद में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इस पर माफ़ी मांगती है, बोलती है कि जी ये सिंबल ऑफ प्राइड एंड एवरीथिंग। बट मेरा ग्रीव ये है कि हमारी फेडरेशन ने इसके ऊपर फौरी तौर पर क्यों नहीं रुकवाया मैच को, क्यों सही झंडा नहीं पेश किया गया, क्यों इसको उसी वक्त निप इन द बर्ड नहीं किया गया ताकि आइंदा इंडिया के मैचेस में ये हरकत ना हो। एक तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये मुख्तलिफ औकात में ये चीज़ें होती रही, जो भी मैरिज में जिसको कहें, जैसे कौमी तराने का बताया, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हुआ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, जो बेसिक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसने माजरत कर ली और ये चीज़ें होती हैं। आपकी बात ठीक है कि झंडा जो है बड़ा प्राइड है मेरे लिए। हम जब पाकिस्तान का तराना बजता था और झंडा ऊपर जाता था तो एक एक रोंगटे खड़े होते थे, और ये हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी फीलिंग यही होती है। तो एक ह्यूमन एरर है, इसको हम यही कहते हैं कि ह्यूमन एरर है, इसको इग्नोर करना चाहिए। ये बात ठीक है कि हमें फौरन एहतजाज करना चाहिए था। मैच रुकने की जो बात है वो अजीब सी है, क्योंकि टीवी राइट्स दिए हुए होते हैं, वहाँ स्पॉन्सरशिप वहाँ आई हुई होती है, तो वो ठीक नहीं। लेकिन जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तैयब इकराम, उन्होंने माजरत की और उन्होंने ये कहा कि ये फिर रिपीट नहीं होगा। तो एक बस इतना ही काफ़ी है, और ये एहतजाज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से उनको पहुँच गया और उन्होंने माजरत कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये दोहराया नहीं जाए। चले ठीक है समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2 साल का है, तो क्या ये रोड मैप कामयाबी से हमकिनार होगा या फिर ये उन्हीं रोड मैप में से एक साबित होगा जो इससे पहले भी होते रहे हैं? Absolutely. Hoping for the best for Pakistan hockey in every game that is being played in Pakistan. इसके साथ ही लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। सिंध असेंबली का बजट इजलास, वैसे था ये बजट इजलास, लेकिन क्या से क्या बन गया, हमारा सवाल यही है। अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐसी जंग छिड़ी कि वो लफ्जी जंग से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक बात आ सकती थी, लेकिन फिर अरकान ने बीच बचाव कराया और फिर मामला रफा दफा हुआ। एब्सोल्युटली हुआ ये कि भाई एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान पहले तो शुरू सख्त जुमलों के तबादले से हुआ और सूरत हाल मज़ीद संगीन होती गई, एज फैसल सैड। और इस वक्त शिद्दत इख्तियार हुई जब आमने सामने दोनों रहनुमा आ गए और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन साहब अपनी नशिस्त से उठे और ने ये जो उनकी जानिब से कहा, बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी जानिब से ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिनको बाद में खैर हज़फ करने का मुतालबा किया गया। बट द थिंग इज़ एट द एंड ऑफ द डे एमक्यूएम वॉकड आउट इजलास से और बीच बचाव के बाद जो असल मुद्दा है वो डिस्कस नहीं हुआ, और वो ये कि जो अवामी इंटरेस्ट की बात थी वो किसी नहज पे नहीं पहुंच पाई। तहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सुबह बखैर सर। ऑब्वियसली ये बड़ा बहुत व्यूज़ कैप्चर कर लेती है ये बात कि जब दो पार्टीज़ और सीनियर रहनुमा हों और आपस में गुत्थम गुत्था होने वाले हों और बीच बचाव हो। बट मेरा सवाल ये है कि ये गुत्थम गुत्था तक बात आन क्यों पहुंची, और ये है कि जो अवामी इंटरेस्ट है वो कहाँ गया इसमें? के लिए आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, असेंबली का इजलास था, उसमें तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना व्यू पॉइंट रख रही थी। उसमें सख्त जुमलों का तबादला दोनों जानिब से किया गया। हमें ये जरूर देखना चाहिए, इस पूरे इंसिडेंट को तसलसल के साथ देखने की जरूरत है कि शुरुआत कहाँ से की गई। हम ये समझते हैं कि दोनों जानिब के जो बड़े हैं उनको इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम असेंबली में आवाम के वोटों से पहुंचे हुए लोग हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पिछले 40 साल से आवाम का मैंडेट लेके आवाम की नुमाइंदगी करने ऐवानों में जा रही है। आप इस बात को जरूर समझिए कि बजट पे जो हमारा शिकवा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो ये था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंक्लूसिविटी की बात करती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरी इक़्तिदार की बात करती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबको साथ लेके चलने की बात करती है, उसने प्री बजट डिस्कशन नहीं कराया जो रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक होना जरूरी है। हम ये समझते हैं कि ठीक है जी, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, लेकिन जो पिछले 18 साल की आपकी परफॉर्मेंस है उस पर तो बात होगी। आपसे हिसाब मांगा जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। 22,000 अरब जो आपको वफाक से मिले हैं पिछले 18 साल में, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होगी।
आपसे पूछा जाएगा कि आप 140A के तहत अपने ही मेयर को इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे। आपसे पूछा जाएगा कि गजट करने के बावजूद आप इस शहर के मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। आपसे पूछा जाएगा कि इस शहर के टैक्स से जो पैसा आपको मिला है, इस शहर से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें से इस शहर को कितना शेयर दे रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 18 साल हुक्मरानी के बावजूद अगर इस शहर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, गटर पे ढकने नहीं है, डंपर से आके लोग मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का निजाम नहीं है, सेहत का निजाम खराब हुआ है, इस तालीम का निजाम खराब हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। हम तो ये समझते हैं कि शहर की बात करें तो ये मेरे बाकी शहरों के भाइयों के साथ ज्यादती होगी। जो हालात हैं वो कराची से कश्मीर तक बहुत एक बुरे जैसे हैं। हैं, अच्छा ताज साहब, अगर आप बहुत मुझे बुरे। इफ़ यू अलाउ मी फॉर अ ज़िमनी सवाल, आपने जब खुद कहा कि होना तो ये चाहिए था, और हम भी यही कह रहे हैं, होना तो यही चाहिए था, सवाल तो ये होना चाहिए था कि बल्दियाती इदारों को जो सईद क़ायम अली शाह फंड देते थे उसका आधा क्यों हो गया है अब। होना तो यही चाहिए था, हुआ क्या? और अब ज़रा खुल के बात कर लेते हैं। हुआ ये कि लसानी बातें शुरू हो गई। हुआ ये कि कोई कह रहा है टेंट लेके आए थे, कोई कह रहा है कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, किसी ने टू 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 की आवाज़ लगाई। ये एक मतलब कि जो लोग देख रहे थे उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह ये अमल था कि बजाय इस चीज़ के कि ये पूछा जाए कि भाई सड़कें कहाँ हैं, एक वज़ीर मौसूफ ने ये भी कहा कि बन तो रहे हैं पुल, ब्रिज बन तो रहे, तो सवाल और उसके बाद रद्द दलील तो ये देनी चाहिए थी कि भाई अगर बन रहे हैं तो आप जाके देख लें कैसे बन रहे हैं। बजाय इसके मामला यहाँ तक कैसे आ गया कि कौन कितने सन में आया, किसने आके कराची बनाया, फला ज़बान बोलने वाला, फला ज़बान बोलने वाला, ये क्यों हुआ? क्या ये आई वॉश करने की कोशिश की गई थी, सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी इन तमाम तर मामलात को? देखिए, अगर आप तमाम स्पीचेस को उठाएं तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रिवायत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि जब भी बजट पे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो इन चीज़ों को बीच में ले आते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि जिससे दूसरे लोग इग्नाइट हों और असल मौजू और असल मुद्दे से बात को हटा दिया जाए। ऐसा नहीं है, अभी हमारी स्पीचेस बाकी हैं। ये आप यकीन जानिए, इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि पहले भी हमने जवाब दिया है और आने वाली स्पीचेस में इसका भरपूर पार्लिमानी अंदाज में जवाब देंगे। इनको बताएंगे कि कौन कहाँ से आया था। ये जो तारीख मस करके पेश की गई है, तारीख को बगैर तसलसल अच्छा, के पेश किया गया है, यहाँ इसको पे जो दुरुस्त आपने बात करेंगे। की ना कि पार्लिमानी तरीके से, अब यहाँ पे बात यह है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टैक्टिक्स तो होती है कि किसी तरीके से मामले से डिविएट किया जा सके। आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी केयरलेसनेस का मुजाहरा किया गया, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए कि वो अगली पार्टी का हथियार बन गया और उन्होंने कहा कि अच्छा आपने ये लफ्ज़ कहा तो चलिए इसी के गिर्द घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, और यूं कह लीजिए कि उन्होंने प्रोवोक किया और आप जी, प्रोवोक हो गए, जी। एंड दे यूज्ड इट एज अ टूल। यस। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ये जितनी तकरीर वहां से की जा रही थी उनके तसलसल को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ताज़ा जैसे बोरी तक तो बात नहीं जी, जानी चाहिए थी ना। अगेन खुल के बात करते हैं, ये क्या बात हो गई कि बोरी देखी है देख पाओगे, क्या इसका क्या मतलब था? पार्लियामान में ऐसी बात कौन करता है? राइट। और मेरे ख्याल में ये इमोशनल स्टेबिलिटी अवाम आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि आप हम लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा तहम्मुल के साथ उनके मसले हल कर सकते हैं, तभी उनको आपको वोट मिलता है। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतनी मेच्योर जमात है कि अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो उस पे उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो उनसे ये वाली बात की, मैंने अपनी जो तकरीर वहां पे की थी इस पूरे इंसिडेंट के बाद, उसमें भी कहा था कि हमारी तरफ से अगर कोई गलत चीज हुई है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर अपोलोजाइज भी कर लेंगे। हमारी कोई इतनी अना और हमारा कोई ये वाले मसाइल नहीं है। लेकिन जो वहां से तकरीर की जा रही थी मुसलसल, वो भी कोई वहां से ऐसा नहीं था कि वहां से फूलों की बारिश होती थी और हम बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। बदतमीजी और बदतहजीबी कर रहे थे। बिल्कुल जी, नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐवान में इस तरह की बातें। ये लोग देख रहे होते हैं, हमारे वोटर हमें देख रहे होते हैं, हमारी जमातों की अपनी अपनी लेगेसी है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हमारे हजारों
शहीदों की एहसास है। हम इसको इस तरह से कभी भी इस पार्टी को या इस पार्टी से जुड़े हुए किसी भी इंसान के बारे में अगर ऐसी कोई बात की जाएगी तो जाहिर है लाखों लोगों का दिल दुखता है। सही। आप एक बात ये भी समझिए कि बल्दिया फैक्ट्री पे बात की गई, वही बल्दिया फैक्ट्री वाले जो हमारे साथी थे वो तो 10-10 साल जेल काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिहा होकर आ गए। तो उनका जो मीडिया ट्रायल हुआ या जो उन पे इल्जामात लगाए गए, तो उनके घर में भी तो लोग थे, उनकी भी तो फैमिलीज थी, उनकी भी तो माएं बहनें थी। उनको क्यों बगैर सजा हुए ही जो है वो मुजरिम बना के पेश किया गया? बजाय इसके कि वो इस ऐसे कहते हैं बोरी देखी है देख पाओगे, सीधा कहते हैं भाई अदालत ने उनको एक्विट कर दिया, दैट्स इट। उन मुतासरा फैमिलीज की बात हो पाती तो जिसको जिसको दैट इज नथिंग जिसको ताजा। तकलीफ, देखें सर, जिसको तकलीफ है, जिसको परेशानी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग रिहा होने से, या तो वो अदालतें मौजूद है ना, जाएं अदालतों में, जाएं अदालतों में केस लड़ें। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जितने बयान दिए गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा राइट। अच्छा, अच्छा, इफ यू अलाउ मी, जी। मेरा सवाल जी। ये है कि ये जितने, जैसे आप ये बात यहाँ कर रहे हैं, ये हमें भी समझ आ रही है, हम सुन पा रहे हैं ना, यही तरीकाकार असेंबली में क्यों नहीं हो सकता? असल मामला ये है कि जो लोग होते हैं उनकी ऑपोजिशन से ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट का एक बिल या बजट पेश करेगी और ऑपोजिशन हमारे हक की बात करेगी। इसमें जो अवामी मसला है वो तो दब के रह जाता है। जैसे ये बहुत सारे मामलात हैं, आप अर्बन एलोकेशन की बात कर रहे हो, आपने और बहुत सारी चीज़ें कराची की डेवलपमेंट के लिए बात की। all those topics, all those important issues got overshadowed, और अभी जो आने वाली तकरीरें हैं उस पर कैसे अवाम एतमाद रखे कि आपको मजीद पीपीपी नहीं प्रोवोक करेगी और आप फिर नहीं उस इमोशंस के धारा में बह जाएंगे। देखिए, अवाम हमें जानती है कि हम पिछले 40 साल से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और अवाम के एतमाद से, अवाम के वोट से ही हम दोबारा असेंबलियों में पहुंचे हैं। जी। तो अवाम को पता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मैच्योर सियासी जमात है जो उनके हुकूक की बात करती है, इस शहर में सेंसस की बात करती है, इस शहर में सही डिलिमिटेशन की बात करती है। आज अपना एक भी काउंसलर ना होते हुए, नहीं जाएंगे उस तफसील में कि कैसे पीपल्स पार्टी का मेयर आया, एक भी काउंसलर अपना ना होते हुए आज पूरे पाकिस्तान में आर्टिकल 140A की बात कर रहे हैं, हम मजबूत बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कराची का जो मास्टर प्लान है वो गजट हो, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हम पूरा डिपेंड करते हैं कि वफाक से कितने पैसे आ रहे हैं, सूबे की अपनी जनरेशन क्या है, कराची शहर को कितना पैसा दिया जा रहा है। आज जो ग्लोबल हालात हो गए हैं उसमें कराची की अपनी एक अहमियत है, उस अहमियत के मुताबिक रिमेनिंग तकारीर हैं वो इस पे हों, अभी ये रियल हो। अच्छा, जस्ट वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, क्योंकि आप वो शख्स थे जो बीच बचाव करा रहे थे इन दैट वीडियो, हमें नज़र भी आया। कल मुलाकात भी हुई MQM की वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो गुफ्तगू क्या रही? कुछ गवर्नर के हवाले से भी बात हुई, और ये सिंध असेंबली की शिकायत तो नहीं कर दी आप लोगों ने उनसे? नहीं, सिंध असेंबली में जो होगा उसको हम अच्छी तरह निमटना जानते हैं। हमारे भी 20-20, 25-25 साल लगे हैं MQM पाकिस्तान में। बात सारी ये है कि जी, जब भी हमारी वजीर आजम साहब से मुलाकात होती है तो बिल्कुल हमने उनसे ये बातें ज़रूर की कि जी 140A पे आपका कमिटमेंट था, 140A पे अमल दरामद होना चाहिए, आइन में मौजूद है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। इसी तरीके से कराची हैदराबाद की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उन पे बात होनी चाहिए। इसी तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि गवर्नरशिप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अर्बन रूरल का जो बैलेंस है और जो एक चीज़ तय हुई है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का गवर्नर होगा, और रिवायती तौर पे भी रहा है, ये हमारा वादा PMLN का वादा भी था हमसे। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल शहरी सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नर जो है वो शहरी सिंध का होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, तो गवर्नर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपके वक्त के लिए। बस उम्मीद ये करते हैं कि इससे पहले टिसौरी साहब भी मौजूद थे, क्या ये वाकई ही एक क्वेश्चन है जहाँ से MQM कराची की बेहतरी के लिए कोई डिफरेंस मेक कर सकती है या नहीं? इसके साथ ही लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ ही है।
वेलकम बैक। हम जब ये बात करते हैं कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज है अपना असर दिखा रहा है, और ऐसे में जाहिर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का जिक्र करते हैं जिनको आदत ही नहीं है 20 से ऊपर टेम्परेचर की, और वहाँ पर 40 तक डिग्री चला जाता है, तो फिर आपके जहनों में एक तशवीश पैदा होती है। अभी हालिया जो हीट वेव की जद में है मुल्क, वो है फ्रांस, जहाँ शदीद गर्मी पड़ रही है और बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है, और शदीद गर्मी के बाइस मुतादिद अजला में रेड अलर्ट भी नाफिज है। एब्सोल्युटली, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस। Yeah. यहाँ पर जुज़वी तौर पर स्कूल्स या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद किए गए हैं। गैर ज़रूरी सफ़र करने से हिदायत जो है वो गुरेज़ की हिदायत की गई है, और गर्मी से बचने के लिए अब नाउ दिस इज़ द थिंग, वो नहरों और झीलों और दीगर जो आबी मकामात है उसका रुख कर रहे हैं लोग, और एडिंग इंसल्ट टू इंजरी यहाँ भी कैजुअलिटी। ये तो आपने फ्रांस की बात की। लेट्स क्रॉस द इंग्लिश चैनल एंड मूव टू इंग्लैंड। बरतानिया भी शदीद गर्मी की लपेट में है और दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुँचने का इम्कान है। स्कूल्स मुतासर हैं। महकमा मौसमियात और सेहत के इदारों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की हुई है। इसी पर बात करते हैं। पहले पेरिस का आज जिक्र करेंगे हम। अली अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट। अली, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ मॉर्निंग है, सो सुबह खैर फ्रॉम आवर साइड। ये बताइए कि 41 डिग्री, दैट्स ह्यूज फॉर ऑल द पीपल हु लिव इन पेरिस, खास करके क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर जो है बरकरार है। इस वक्त मैं ईफल टावर के मुकाम पर मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि शदीद गर्मी की लहर के बाहिस शहरियों और सियाहों की जो है बड़ी तादाद ठंडक की तलाश में आबी मकामात और फव्वारों का जो है रुख कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो है पानी में उतर कर और फव्वारों के करीब जमा होकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। पेरिस समेत फ्रांस के कई इलाकों में गैर मामूली दर्जा हरारत ने मामूलात ज़िंदगी को जो है बुरी तरह मुतासर किया है। दारुल हुकूमत पेरिस में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पहुंच चुका है, जबकि मुल्क के बाज़ इलाकों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है तजावुज़ कर गया है। शदीद गर्मी के बाहिस मुल्क भर में तलीमी सरगर्मियाँ भी जो है मुतासर हुई हैं। आपको बताता चलूँ कि 18 जून से अब तक 40 अफराद मुख्तलिफ हादसात और गर्मी से जुड़े वाक़यात में जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जो आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे, और बहुत ही गर्मी है। आपने तो फ्रांस की बात बता दी ना। हम ज़रा मुल्की मौसम की भी बात कर लें, और हम पिछले 4 दिन से बात कर ही रहे हैं जो गिलगित में जो ज़िला दयामिर है वहाँ पे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं। वी गॉट सम पिक्चर्स, अगर हम आपको दिखा सकें और आप उसकी इंटेंसिटी को महसूस करें कि ये सैलाब आया और उसके बाद सादिया इन इलाकों में मुश्किलात ये होती है कि वो सैलाब पहाड़ के ऊपर से आता है, अपने साथ पूरी कीचड़ लेकर आता है, और उसके बाद वो रेजिड्यू ऐसे छोड़ जाता है। और बार-बार लोगों के कैन यू सी दैट पिक्चर? लोगों के घर पूरे के पूरे दब जाते हैं, मवेशी पूरे के पूरे दब जाते हैं, पूरे फिर गांव वाली बात है कि आप जब रास्ते के दरख्त काट देते हैं, वो बैरियर ख़त्म हो जाता है, तो अपने मलबा नीचे आता चला जाता है। ये एक तरह से सीमेंट है, कंक्रीट है, जो आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, स्लिपरी है, यू कांट सर्वाइव दैट। एनीवेज, वी गोना बी डिस्कसिंग इन कमिंग शोज अबाउट द वेदर चेंजेस और क्लाइमेट चेंज किस तरह से पाकिस्तान को मजीद अफेक्ट कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इस पर बात करते भी रहते हैं, लेकिन फाइनेंस बिल की हमें बात करनी है जो कि पेश किया गया, उसकी मंजूरी हुई, और बड़ा सख्त टैक्स निज़ाम लाने की बातें की जा रही हैं। कल हमने देखा कि FBR के नोटिस को सामने अगर रखा जाए तो एक जो टाइट रोप है वो कर दी गई है। अब होगा ये कि अगर आपको FBR की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और आप उसको खातिर में नहीं लाते हैं, तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया जाएगा, और अगर आप फिर भी नहीं सुनते हैं तो इस जुर्माने को डबल कर दिया जाएगा। सो ये इट इज़ गोइंग टू बिकम 20 लाख। और 1 जुलाई से जो है ये नेक्स्ट टैक्स इकदाम नाफिज हो जाएंगे। अब ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। आज एक बार फिर मौजूद हैं अनवर काशिम मुमताज़ साहब, आप साबिक़ सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। अनवर साहब, गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थोड़ा सा मुझे बताइए कि कोशिश हमारी स्टेट ये करती है कि कैसे कमाएगी, कैसे ख़जाना भरेगी? ज़ाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन से, और जब कोई नहीं देता तो उसको नोटिस भेजे जाते हैं। नोटिस नहीं कोई रिसीव करता, या उसको लेके फाड़ देता है, या उसको रिप्लाई नहीं करता। नॉन कंप्लाइंस पे ये जुर्माना है। थोड़ा सा मुझे बताइए, फिर मैं अपना अगला सवाल करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली स्टेट की ज़रूरत है रेवेन्यू, उसको कमाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो रवायत है वो ये है कि जो टैक्स देता है उसी को नोटिस आता है।
जो टैक्स नहीं था उसको नोटिस। तो अगला सवाल एग्जैक्टली यही सो आप जो इशू है वो ये नहीं है कि जो नहीं दे रहा उसको नोटिस आ रहा है, उसको तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो उस स्ट्रीम में नहीं है या उस चैनल में नहीं है, उसको उस स्ट्रीम में आना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का काम है और एफबीआर उसका एक टूल है जिसके आम है, जिसके जरिए वही काम कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से जो लोग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं वो हर क्लास में, जितने चाहे वो सैलरी क्लास है, बिजनेस क्लास, आम आदमी वर्सेस द इदारे, खत्म बात। वो आप कह सकते हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को नोटिस आता है और उन्हीं को नोटिस आके उन्हीं को स्क्वीज किया जाता है, उन्हीं पे पेनल्टी लगती है। उन्होंने अगर स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो उन पे पेनल्टी है, उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया तो उन पे पेनल्टी है। लेकिन वो लोग जो स्कॉट फ्री घूम रहे हैं उनको आप चैनलाइज करने को तैयार नहीं है। तो वो जो असल काम है वो है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो पिछले 20 साल से ये देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि नोटिस दिए गए हैं नॉन फाइलर्स को, लेकिन अमल कुछ नहीं होता। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपका अमल जो है ना आपके एक्शन से नज़र आता है। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, आपको रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि हमने 10,000 लोगों को आज नॉन फाइलर से फाइलर बनाया, तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यार हाँ ठीक है ना, अब मैं भी अब मैं म्यूजिक फेस करूँ या मैं भी अब सही टैक्स अपना दूँ, तो लोगों को फील होगा कि यार मैं एक रिलीफ फील होगा। लेकिन आप बोलते हैं हम नोटिस देंगे, कभी बात होती है 36 लाख लोगों नॉन फाइलर्स को नोटिस दे दिया, कभी 7 लाख लोगों को दे दिया, कभी 10 लाख बहुत ही एलीट लोगों को नोटिस दे, उसका आउटकम क्या हुआ वो नज़र नहीं आता। अब आप किताबों में तो पेनल्टी हमेशा से है, बात यह है कि पेनल्टी लगाना कोई आपका अल्टीमेट मोटिव नहीं होना चाहिए। आपको टैक्स फाइलर्स को बढ़ाना आपका मोटिव होना चाहिए। आप टैक्स फाइलर्स बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। अब आप पेनल्टी दिखा के कि जी मैं 10 लाख लगा दूंगा, 20 लाख लगा दूंगा, आप क्या करना चाह रहे हैं? इसको बढ़ाना भी और इवेडर्स से निकालना भी। फाइलर्स बढ़ना वही है ना, दिस इज द थिंग। फाइलर्स वही, नॉन फाइलर्स फाइलर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हुकूमत या एफबीआर से जब नोटिस भेज रही है तो भाई ये कौन लोग हैं जिनको नोटिस भेजे? क्योंकि मैं तो टैक्स पे कर रही हूँ ना, मेरा तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो ये वही लोग हैं जो शायद बहुत अरसे से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं। व्हेन यू से कि आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, तो क्या ये वही लोग नहीं हैं जिसको पहले लेवरेज यही एफबीआर देता रहता है कि एक आपने पहले उनके ऊपर एक डेट दी, फिर उसमें थोड़ी सी आपने उनकी हद बढ़ा दी, फिर मजीद हद। तो जब तक आप ये रोप टाइट करके उनको ईज देते रहेंगे तो आप उनको इनकरेज नहीं कर रहे कि ठीक है टैक्स ना पे करें। देखें, मैंने पहले शुरू में कहा कि एफबीआर एक आर्म है गवर्नमेंट का। एफबीआर का कोई कसूर नहीं है। ओके, पॉलिसी मेकर्स आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है वो मतलब आप लोगों को कल किसी चीज़ पे मना करेगी तो आप कैसे कर सकते हैं, या किसी चीज़ को करने को कहेगी तो आप कैसे रोक सकते हैं? या तो आप वहाँ से निकल जाएंगे या फिर आप करते रहेंगे। एफबीआर तो आपका एक टूल है जिसके जरिए आप इसको कलेक्शन को देखते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। अब आप पॉलिसी क्या लेके आए हैं? आपकी पॉलिसी क्या, फंडामेंटल पॉलिसी क्या है? क्या आपने जो इवेडर्स हैं उनको लेके आना है? क्या आपको जो आपके नॉन फाइलर्स हैं उनको कन्वर्ट करना है? क्या आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का जो गैप है उसको आपको मिनिमाइज करना है? क्या आपने पॉइंट ऑफ सेल लगानी है? अब आपने ये सब चीजें अगर करनी है तो पॉलिसी मेकर्स हैज टू सिट डाउन, they have to apparently they do sit down but then nothing comes out of it. So my question actually was कि आपका टारगेट क्या है जब आप ये 1 मिलियन का पेनल्टी लगा रहे हैं? What are you trying to achieve out of it? they are saying that हम आप डर जाएं हमसे, हम जो है ना पेनल्टी लगा देंगे। Okay, now my question is sir, हम एवरेज कितना शॉर्टफॉल हो जाता है हमारा एफबीआर जब कहता है? ऐसे ही मैं आपके इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, कितने खरब हमारा डेफिसिट होता है? एक अरब का शॉर्टफॉल तो इस साल हो रहा है बस। अब हमारा टैक्स इवेजन जो है, जो 30 जून कंप्लीट होने वाली है, 30 जून का, ठीक है, तकरीबन 5 से 7 खरब रुपए तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें रियल एस्टेट, होलसेलर, सिगरेट, टोबैको, शुगर, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, गैर रजिस्टर्ड पार्क, you name it, I name it, and it keeps going. तो इनको भी जाते हैं क्या नोटिस? और क्या सिर्फ नोटिस जाएंगे? और अगर इनको कल चला गया नोटिस, ये हम बात कर रहे हैं 5 से 6 खरब रुपए सालाना टैक्स इवेजन की, इनके लिए क्या है 10 लाख रुपए? क्या है इनके लिए? सो माय क्वेश्चन इज, आम आदमी को डराने के लिए, एंड एड मोर थिंग टू इट, मेरे पास अगर कोई चीज आती है ना तो मैं तो डर के, मेरे पास तो कोई है भी नहीं इसको डिफेंड करने वाला। इनके पास टैक्स लॉयर बॉस, दे विल कीप स्पिनिंग इट। सो माय क्वेश्चन इज अगेन, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनसे कितना निकाल लिया हमने? अब आपने 3 सवाल कर दिए बेसिकली। देखें, जो आपने इंडस्ट्रीज कही ना, हर इंडस्ट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि टैक्स फाइलर्स भी हैं, टैक्स पेयर्स भी हैं, बिहाइंड देम वो पूरा एक सप्लाई चेन है। अब वो उसको आपको रोल बैक करना है या उसको लेके आना है सप्लाई चेन को, वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों के हैं।
अब अगर सिगरेट की इंडस्ट्री देख लें तो उसमें आपको स्मगलिंग का एक एलिमेंट नजर आएगा, आपको 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 उसमें जहां भी आप जाएंगे तो आपको लोग नजर आएंगे जो कि FBI जिनको टच भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सही, तो वो सूरत हाल आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत। इसी तरह इंडस्ट्री से आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग नजर आएंगे। हर जगह एक तरह की एलीट जो है ना वो है जो कि ओवर एंड अबव FBI है। सो आप उनको नोटिस देते रहेंगे। एक पहले ड्रामे में आता था कि वो एक बच्चा था, वो जो ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन की चेन खींच देता था, तो ट्रेन रुक जाती थी, उसके बाप ने कहा खींचते रहो यार, मैं 50 रुपए देता रहूंगा। तो वो तो वाला Right. But are they over and above FBR? But are they over and above the state of Pakistan as well? FBI is not the state of Pakistan. No, I'm saying they may be over and above No, they are- FBR, but are they above or state of Pakistan? No, If they are the know state. it, right? They are the policy makers. मैं- They are the parliamentarians. They are the senators. They Yeah. should know. So Right. FBR is their tool and arm. Right. So whatever the policy they have to तो give. मैं ये समझू ये जो 10 लाख और 20 लाख तक जा सकता है, इससे क्या FBR गेम्स कर सकेगी जो वो करना चाह रही है यार? पेनल्टी कभी भी रेवेन्यू विजन नहीं होना चाहिए। पेनल्टी कभी भी रेवेन्यू, वो आपको डिटेरेंस होनी चाहिए कि आपको डर हो कि आप फाइलर बने। बट पाकिस्तान में आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब लोग ई चालान पे जब आया लोगों को तो लोगों को तकलीफ होने लगी कि क्योंकि चीज़ें वो थी, लेकिन उसके भी लोगों ने ऑल्टरनेट निकाल लिए। मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है फिर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यस, ये जब तक नहीं होगा, जब तक ये सूरत हाल ऐसी चलती रहेगी। आप एक जनरल परसेप्शन ये गया है कि मैं ही दे रहा हूं टैक्स। सो यूनिफॉर्म पॉलिसी इज, और जब तक ये ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी, जब तक ये सिनेरियो सही नहीं होगा, आप उसमें आपको लेके आना पड़ेगा और आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब आप देखें आज दौर है देखने का और सुनने का। आप दिखाएंगे नहीं और सुनाएंगे नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। तो आपको दिखाना चाहिए कि यार देखिए ये मैंने 6 महीने में इन लोगों को कन्वर्ट किया है, ये इंडस्ट्रीज के लोग जो हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्ट किया। अनवर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो देखते हैं कि ये नोटिस जो मिलता है वो कोई असर दिखाता है, फिर नोटिस मिल लिया कखना ही लिया। इसी के साथ आपसे ले रहे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल में। कितना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।